हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्स सिविल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रैक्स के बारे में। जो हमारी बिल्डिंग्स में कई तरह के क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। बिल्डिंग्स बनने के बाद काफ़ी सालों के बाद हम देखते हैं कि कई तरह के बिल्डिंग्स में क्रैक्स दिखाई देने लगते हैं। तो वो क्रैक्स क्यों आते हैं, क्यों डेवलप होते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रैक्स हमारे होते क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसके कॉजेज़ और इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि क्रैक्स के ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारी बिल्डिंग्स में क्रैक्स आते कहाँ से हैं, क्रैक्स होते क्या हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग्स होती है या हमारे घर बनते हैं वो काफ़ी सारे कंपोनेंट से मिल के बनते हैं। जैसे हमारे बीम्स हो गई, कॉलम्स हो गए, स्लैब्स हो गई, वॉल्स हो गए। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं एक बिल्डिंग के, और ये सब मिल के हमारी एक बिल्डिंग को तैयार करते हैं। तो होता ये है कि जब हमारी बिल्डिंग बनती है तब हमारे बिल्डिंग में किसी कंपोनेंट की स्ट्रेस उसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाती है, तब हमारी बिल्डिंग में क्रैक्स देखने को मिलते हैं। या फिर हमारा कभी कभी फॉल्टी डिज़ाइन हो जाता है, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से भी क्रैक्स देखने को मिलते हैं। और कुछ क्रैक्स हार्मफुल भी होते हैं और कुछ क्रैक्स हमारे हार्मफुल नहीं होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज़ ऑफ क्रैक्स की, कि हमारी जो क्रैक्स हैं वो बिल्डिंग्स में किन कारणों की वजह से आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कारण होता है वो है इनिशियल श्रिंकेज। देखिए, जब हमारी बिल्डिंग्स बनती हैं तो हम उसमें बॉन्डिंग के लिए हम सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, मोर्टार का इस्तेमाल करते हैं, कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या होता है बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं अंदर। और जब वो टेम्परेचर के कांटेक्ट या ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आती हैं, जब उनमें वेरिएशंस होते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में, तब हमारा श्रिंकेज होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग में क्रैक्स देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो सेकेंड कॉज होता है वो है थर्मल मूवमेंट। थर्मल मूवमेंट में होता ये है कि हमारी कोई वॉल है, वो जो हमारी वॉल ज़्यादा एक्सपोज रहती है और सन के कांटेक्ट में रहती है डायरेक्टली, तब उस पर एक्सेस हीट पड़ती है और एक्सेस हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से हमारे बिल्डिंग में क्रैक्स आ जाते हैं। और थर्ड हमारा कॉज होता है वो होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशंस। हमारी जो बिल्डिंग में बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनमें काफ़ी सारे इलास्टिक डिफॉर्मेशंस होते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी बिल्डिंग में क्रैक्स आ जाते हैं। और जो हमारा फोर्थ रीज़न होता है वो है केमिकल रिएक्शंस। देखिए, जब हम बिल्डिंग में जो सीमेंट वगैरह यूज़ करते हैं, जब उसमें हाइड्रेशन होता है तो उसमें कई सारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से जब वो टेम्परेचर और उसमें ह्यूमिडिटी वेरिएशंस आते हैं, तब उसकी वजह से हमारे क्रैक्स जो है डेवलप हो जाते हैं। जो नेक्स्ट हमारा कॉज होता है वो है फाउंडेशन मूवमेंट और सेटलमेंट ऑफ सॉइल। देखिए, जब हमारा सॉइल पे जब लोड पड़ता है तब हमारा फाउंडेशन जो है वो कभी कभी कमज़ोर सॉइल की वजह से या बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जब कम लो होती है तो उसकी वजह से हमारा कभी कभार फाउंडेशन या सॉइल सेटल कर जाती है, जिसकी वजह से भी हमारी बिल्डिंग्स में क्रैक्स आ जाते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट कॉज होता है वो होता है परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। देखिए, जब हमारा कंक्रीट जब ज़्यादा पोरस हो जाता है, जब उसमें पानी का वाटर का पेनिट्रेशन जब ज़्यादा हो जाता है, तो उससे होता ये है कि वो कमज़ोर होने लगता है, जिसकी वजह से उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। और नेक्स्ट कॉज हमारा होता है, जैसे अगर मान लीजिए कोई स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो हमारी कमज़ोर बनी है तो उसकी वजह से भी क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। या फिर हमने उसकी मेंटेनेंस सही से नहीं की है तो उसकी वजह से भी क्रैक्स डेवलप आते हैं। और नेक्स्ट कॉज हमारा है वो है नेचुरल फोर्सेस। जी हाँ, नेचुरल फोर्सेस जैसे कि अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, या बहुत ज़्यादा विंड चलती है, जिसकी वजह से भी हमारी बिल्डिंग्स में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये हमने बात कर ली है कॉजेज़ ऑफ क्रैक्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे टाइप्स ऑफ क्रैक्स के बारे में, कि हमारे क्रैक्स कितने टाइप्स के होते हैं और हम कैसे इन क्रैक्स को ऑब्जर्व करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रैक्स के बारे में। तो हमारे क्रैक्स हमारे 3 टाइप में क्लासीफाई किए जाते हैं। नंबर 1 स्ट्रक्चरल क्रैक्स,
नंबर 2 नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स एंड नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल क्रैक्स के बारे में। देखिए, जो स्ट्रक्चरल क्रैक्स जो हमारे आते हैं वो आते हैं इनकरेक्ट डिज़ाइन की वजह से, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन की वजह से या ओवरलोड की वजह से, और ये हमें देखने को मिलते हैं बीम्स में, स्लैब्स में, कॉलम्स में। तो अब हम बात कर लेते हैं नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स के बारे में। देखिए, नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स होते हैं वो हमारे आते हैं इंटरनल फोर्स ऑफ मटेरियल की वजह से। जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स में, तो उसके इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो हमारे क्रैक्स डेवलप होते हैं ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशंस और ह्यूमिडिटी वेरिएशंस, वो क्रैक्स डेवलप होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स। और थर्ड हम क्लासीफाई करते हैं क्रैक्स को, वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ। देखिए, अगर हमारे क्रैक की विड्थ 1 mm से लेस है तो उसको बोलेंगे थिन क्रैक, और अगर हमारे क्रैक की विड्थ 1 से लेके 2 mm तक है तो उसको बोलेंगे मीडियम क्रैक। और अगर हमारी क्रैक की विड्थ जो है 2 mm से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे वाइड क्रैक, और सबसे ख़तरनाक हमारा वाइड क्रैक ही होता है। तो हम बात कर लेते हैं क्रैक्स के ट्रीटमेंट की। देखिए, नॉर्मली जो हमारे पास 5 तरीके होते हैं कोई क्रैक को ट्रीट करने के लिए। नंबर 1 इपॉक्सी इंजेक्शन, नंबर 2 राउटिंग एंड सीलिंग, नंबर 3 स्टिचिंग, नंबर 4 ड्रिलिंग एंड प्लगिंग, नंबर 5 ग्रेविटी फिलिंग। तो ये हमारे 5 तरीके होते हैं जिनसे हम क्रैक्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और आइए अब हम जानते हैं इनको डिटेल में। नंबर 1 इपॉक्सी इंजेक्शन। नंबर 1 हम बात करते हैं इपॉक्सी इंजेक्शन की। देखिए, इपॉक्सी जो हमारा होता है वो होता है पॉलीयूरेथीन, और ये हमारा एक लो विस्कस फ्लूइड होता है जिसे हम जहाँ पे क्रैक्स होते हैं वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। और इंजेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कई सारे पोर्स होते हैं। पोर्स को हम पहले क्रैक्स में इंजेक्ट करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद हम क्रैक को सील कर देते हैं। क्रैक को सील करने के बाद जहाँ पे हमने पोर्ट्स इंसर्ट किए हैं हम उसमें इपॉक्सी और पॉलीयूरेथीन को हम इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारे जो क्रैक हैं वो फिल्ड हो जाते हैं। तो ये हमारा हो गया इपॉक्सी इंजेक्टेड मेथड। जो सेकंड हमारा ट्रीटमेंट होता है वो होता है हमारा राउटिंग एंड सीलिंग। देखिए, राउटिंग एंड सीलिंग में हम करते क्या है, जहाँ पे भी क्रैक आया है हम वहाँ उस फेस को हम एनलार्ज करते हैं। एनलार्ज करने का मतलब है हम उसके फेस को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। जहाँ पे भी क्रैक आया 6 mm तक वाइड कर देते हैं, और उसको हम 6 to 25 mm डीप तक उसको हम खोदते हैं, तो जिससे कि वी शेप का ग्रूव बन जाता है। और उसको बनने के बाद हम उसमें जॉइंट सीलेंट को फिल कर देते हैं, जिससे हमारा क्रैक जो है वो ट्रीट हो जाता है। जो थर्ड हमारा ट्रीटमेंट होता है वो होता है हमारा स्टिचिंग। स्टिचिंग में हम क्या करते हैं, हम जहाँ पे भी हमारा क्रैक आता है हम उसको दोनों साइड हम ड्रिल करते हैं और फिर उसकी एंकरिंग कर देते हैं, जिससे हमारा क्रैक जो है वो ट्रीट हो जाता है। और फोर्थ हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो ड्रिलिंग एंड प्लगिंग होता है। देखिए, ड्रिलिंग और प्लगिंग में हम क्या करते हैं, जहाँ पे भी क्रैक आता है हम उसको पहले ड्रिल करते हैं, और ड्रिल करने के बाद हम उसमें सूटेबल मटेरियल को फिल कर देते हैं। देखिए, जो ये मेथड है हमारा, जो ड्रिलिंग एंड प्लगिंग मेथड है, ये सिर्फ हम स्ट्रेट लाइन क्रैक में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि जो वर्टिकल क्रैक्स आते हैं, जो रिटेनिंग वॉल में वर्टिकल क्रैक्स होते हैं, ये मेथड सिर्फ उनके लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो ये थे हमारे कुछ क्रैक्स के ट्रीटमेंट। तो आज हमने बात की है क्रैक्स के कॉजेज़ की, इफ़ेक्ट्स की, ट्रीटमेंट की। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।